अरे मिनी मैडम, और कितना टाइम चाहिए तुमको? अब मैं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। बस मुझे 1 साल और चाहिए अनुज। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने दो, तभी मैं अपने पापा से बात कर सकती हूँ। नहीं तो क्या मिली? अरे मुझे ये डर है अनुज कि कहीं पापा से कहा तो वो मेरी पढ़ाई बीच में ना छुड़वा दे और कहीं बांध दे किसी और के साथ। फिर इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा जी, आज तो बड़ा ही शायराना मूड हो रहा है तुम्हारा। काश तुम मेरे पास होती मिनी, तो हम रोज मिलते यार। मैं तुम्हें रोज कहीं ना कहीं ले जाता, कहीं भोगल के छोले परोठे, कहीं पुरानी दिल्ली के पराठे खिलाने। अरे प्लीज अनु, जैसे सेंटिमेंटल ना हो ना, वरना मैं रो पड़ूंगी। मैं भी बहुत मिस करती हूँ तुमको, लेकिन कहते ना प्यार करने वाले दूरियां नहीं देखा करते। तो बस आज की कहानी है दिल्ली के दिलवाले अनुज और अमृतसर की कुड़ी मिनी की। दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में काफी समय से हैं और अब दोनों ने शादी का मन भी बना लिया है। बस अब देर है तो घर वालों से बात करने की। फिर एक दिन अनुज, ओ अनुज, कहाँ फोन पर लगा रहता है दिन रात? कब से आवाज दे रही हूँ लेकिन नहीं। जब सुनना ही नहीं है अपने को तो फिर क्या खाक सुना देगा? अरे आ रहा हूँ मम्मा, आप भी ना पूरा घर हिला कर रख देती हो। फोन पर नहीं था, वॉशरूम में था। ओए पुत, मेरा सपूत, कौन हूँ मैं? हाँ, तेरी माँ हूँ माँ। बच्चे की टेढ़ी चाल देखकर माँ बता देती कि कुछ गड़बड़ है, और तू जो पूरी पूरी रात फोन पर खुसुर पुसुर करता रहता है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ? अरे मम्मी आप भी ना चुप रही। चलो नाश्ता दो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। ले, आज तेरे लिए आलू के पराठे बनाए। अरे वाह माँ, आज तो बड़े दिन बाद आलू के पराठे बनाए। अब क्या आलू के पराठे कोई फायदा करते हैं क्या जो रोज रोज बनाओ? कभी कभी खाना चाहिए। ठीक है मम्मी, माँ, मेरी माता मातेश्वरी। चलो मैं जा रहा हूँ मुकुल के पास। अरे क्या मुकुल के पास? मुकुल के पास लगा रहता है। तेरे नाड़ा गड़ा है क्या उसके घर जो हर रोज पहुंच जाता है? वो तो यहाँ कभी आता नहीं। इसलिए जाता हूँ क्योंकि उसकी माँ आपकी तरह हर टाइम चिक चिक नहीं करती और बढ़िया बढ़िया कुछ न कुछ खाने के लिए देती रहती है। बताऊं अभी तेरे को मैं? हाँ? अरे खाना हमेशा सादा और कम तेल मसाले का होना चाहिए। देखो कर दिया ना आपने प्रवचन शुरू, मैं जा रहा हूँ। अरे और नल्ले सुन, वो लड़की जिससे तू पूरी रात बतियाता रहता है उसको बता रखा है कि नहीं कि तू कुछ भी नहीं करता धरता है? मम्मी मैं चलता हूँ वरना मेरा पूरा टाइम यहाँ ही निकल जाएगा। और मैं नल्ला नहीं हूँ माँ, जॉब से ब्रेक लिया है, अगले जॉब के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना है। इधर अनुज निकलता है, उधर रीता जी की जेठानी गीता जी का फोन आता है। कैसन बा रीता, तू कभी तो याद कर लिया कर कि तेरी कोई जेठानी भी है। मुझे पता है तू बहुत ज्यादा बिजी रहती है। ठीक बा दीदी, प्यार लगते हैं आप। कैसन बा? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ, लेकिन अकेले कितना काम करूँ, ये घर के काम खत्म ही नहीं होते। तो तू काहे करती है अब अकेले काम रे पगली? अब तो अनुज भी शादी लायक हो गया है, तो फिर करती क्यों नहीं तो उसकी शादी? हाँ दीदी, उसको कहती तो हूँ लेकिन वो आना कानी करता रहता है। अभी पिछले महीने मैंने और उसके पापा ने कहा था उसको, लेकिन नहीं, वो तो अभी शादी के लिए कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है बाबू भैया? अरे आप भी कमाल करती है दीदी, मेरा अनुज ऐसा नहीं है। अरे लाखों में एक है मेरा अनुज, मैं जहाँ कहूंगी मेरा बेटा वहीं शादी करेगा। दीदी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जब उसकी सगाई करेंगे ना तो सबसे पहले आपको ही फोन करेंगे। ठीक है दीदी, फोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है। रीटा जी फोन रख देती है। बढ़िया है मेरे बेटे में नाक लगाने वाली। इसके ताई के घर में तो मैं सबसे पहले मिठाई का डिब्बा लेकर जाऊंगी, होने तो दो मेरे बेटे की सगाई। थोड़ा समय और बीतता है। इधर मिनी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को भी पूरा कर लेती है और फिर दोनों डिसीजन लेते हैं कि अब शादी करने का सही समय आ गया है। सुनो ना अनुज, अब बात करो ना अपने घर पर, क्योंकि अब यहाँ पापा जी भी बहुत तेजी से रिश्ते देख रहे हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ अपनी मम्मी से। क्यों? पापा से क्यों नहीं?
अरे पापा मुझे ऐसे रॉकेट बनाकर उड़ाएंगे ना कि मैं जाकर सीधे सैटेलाइट पर लॉन्च मिलूंगा। क्यों, तुम्हारे पापा इतने खतरनाक है क्या? अभी तुम उनसे मिली नहीं हो ना। भले ही हम दिल्ली में पिछले 25 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी रग रग में अपना यूपी बसा है। क्या तुम यूपी से हो अनुज? लेकिन तुमने आज तक बताया नहीं मुझे। अब बताना क्या, हम तो यहीं रह रहे हैं और कभी बात भी तो नहीं हुई ना ऐसी। अरे मेरे पापा ना यूपी सुनकर वैसे ही मना कर देंगे यार। एक बार का दिल्ली के लिए तो वो हाँ भी कह सकते हैं। तुम फिक्र ना करो, ये सब के लिए मैं बैठा हूँ। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, चाहे कवारा मर जाऊंगा। अनुज, ओ अनुज, अब दुल्हन बन गई हो तो कमरे से बाहर निकल कर आ जा बेटा। अब आया मम्मी। अनुज अपने घर उसी दिन शादी के लिए बात करता है। मम्मी वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो सिर्फ मम्मी से करनी है? मैं भी तो जानू। हाँ भैया, मुझे भी बताओ ना जरा। अरे रुक जाओ ना जरा। पापा मम्मी आप लोग काफी समय से कह रहे हैं, तो मैंने भी ना अब शादी का फैसला ले लिया है। हे प्रभु, कहाँ है आप? आपका लाख लाख शुक्रिया, वरना जैसे हर रोज मुकुल के यहाँ भागता है ना, मुझे तो बड़ा ही डर सा लगने लगा था। आज ही मैं प्रसाद चढ़ा कर आऊंगी। और अब चुप भी हो जाओ रीटा जी, एकदम हाट बाजार में बजने वाले टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाती हो। अरे उसकी भी तो सुनो, लड़की कौन है, कहाँ की है, कौन से ब्राह्मण है, गंगा किनारे वाले है या सनाढ़िया ब्राह्मण है, कौन सा गोत्र है, सब जान तो लो। पापा वो ब्राह्मण नहीं है, वो अमृतसर की सरदारनी है। क्या दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? अरे हमारी 7 क्या 14 पुश्तों में से किसी ने गैर बिरादरी में ब्याह नहीं किया। अरे गांव में भी खबर करनी पड़ेगी तो क्या बताएंगे, कौन से गांव के पंडा है तेरे ससुराल वाले। अरे नाक कटा के रख दे इस लड़के ने हमारी रीटा। और प्रदीप जी गुस्से में खाना खाए बिना वहां से उठकर चले जाते हैं। देख तेरे पापा तेरे कारण खाना खाए बिना चले गए, और मुझे सबसे ज्यादा चिंता तो तेरी ताई की है। वो तो मुझे जिंदा ही खा जाएगी सुना सुना कर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह दिन देखने से पहले मुझे ऊपर उठा ले प्रभु। अरे रुको मम्मी, तुम भी ना कमाल करती हो। तभी मना करती हूँ कि ये टीवी सीरियल ना थोड़े कम देखा करो। इतने में अनुज भी वहां से उठकर चला जाता है। देखो भैया भी चला गया ना। अरे मम्मी पहले देख लो भाई की पूरी बात, वो क्या कहना चाहता है सुन लो। समय बदल गया है। आप न्यूज क्यों देखती हो? कोई नीले ड्रम में भर रहा है, कोई अपने पति की सुपारी दे रहा है। और रही बात गांव की, तो मैं बात कर लूंगी पापा से। जो आए दिन लड़कियां किसी के साथ भाग जाती है और लड़के भगाकर घर लाकर खड़ी कर देते हैं बहू, तब तो आशीर्वाद देना ही पड़ता है ना, फिर चाहे मर्जी से दो या बिना मर्जी के। प्रिया की बात सुनकर रीटा जी चुप हो जाती हैं। वैसे बात तो तू एकदम सही कह रही है प्रिया बेटा, मैं तेरे पापा को समझाऊंगी, और रही बात तेरी ताई की तो उनसे मैं निपट लूंगी। फिर इधर रीटा जी प्रदीप जी को समझाने में लग जाती है, और उधर दूसरा बम फूटता है अमृतसर में। लेकिन जैसे तैसे करके बात संभाली जाती है, और फिर मिनी आ जाती है दिल वालों की दिल्ली में दुल्हन बनकर। देख ले रीटा अपने लाखों में एक बेटे को ब्याह लाया ना सरदारनी। लेकिन एक दिन मैंने कह दिया था तेरा वश नहीं चला, वरना तू तो फोन में घुसकर मेरी जुबान खींच लेती। अरे छोड़ो ना ताई जी ये सब, अब आपके घर नई बहू आई है, उसका स्वागत करो। आओ मिनी यहाँ बैठो और आराम से पहले चाय पियो। अपनी अटैची उठा लो, चलने का समय हो गया है। अरे भाभी मिनी की पहली रसोई तो करवाते जाओ। अब रीटा को कहाँ इतने रीति रिवाज पता है, आप ही तो बड़ी है घर में। अरे आपकी रीटा जुबान चलाने में बिल्कुल छोटी नहीं है देवर जी। ठीक है रुक जाती हूँ, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर रुक रही हूँ। अच्छा मिनी, क्या क्या बनाना आता है तुमको? चलो बताओ, फिर उसी हिसाब से बनवाएंगे। मैं छोले, राजमा, कढ़ी, साथ में चावल, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर पराठा, कुलचा, ये सब बना लेती हूँ। अरे भाभी, आपने तो एकदम किसी रेस्टोरेंट के जैसे मेनू कार्ड खोल दिया। हाँ तो बढ़िया से राजमा चावल ही बना लो बहू। एक तो तुम अमृतसर की हो,
और तुमसे अच्छे राजमा हम लोग बना नहीं पाते होंगे तो वही बनाकर खिला दो। ठीक है ताई जी, आप जैसा कहें। थोड़ी देर में मिनी सबके लिए बढ़िया राजमा चावल और कड़ा प्रसाद बनाकर रेडी कर देती है और सब बड़ा ही स्वाद लेकर खाते हैं। क्या दीदी बता दो जरा कि कैसा बनाया हमारी बहू ने। वाकई में बहुत स्वाद बना है। चलो 2 तारीफ के शब्द तो फूटे मुंह से, वरना पोल पोल मुंह में एक थाली भरकर राजमा चावल सरका दिए। अच्छा, तो तुम्हारा पूरा ध्यान क्या हमारी प्लेट पर ही था देवरानी जी? चलो अब हम निकलेंगे, वरना यहाँ तो भूखे ही मरना पड़े। देखो तो सही कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। वारे ऊपर वाले तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। थोड़ी देर में गीता जी अपने पति और बच्चों के साथ अपना सामान समेटकर कानपुर के लिए रवाना हो जाती हैं। अब शाम का समय होता है और सबको फिर बड़े जोरों की भूख लगती है। मम्मी, मेरे पेट में तो बड़े जोर की चूहे कूद रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ बनाओ ना। प्रिया, अब तुम भी कोई लल्ली बच्ची नहीं हो जो मम्मी कुछ बना दो। अरे तुमसे पूरे 3 साल छोटे थे तब हमारी शादी हो गई थी, और तो और तुम्हारी उम्र पर तो हमारे गोद में 2-2 बच्चे थे। हाँ नहीं तो। प्रिया वहां से उठकर चल देती है। अरे क्या हुआ? मतलब आजकल के बच्चों से कुछ कहो ही मत, कह दिया तो मतलब। तभी वहां मिनी आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी आवाज बड़ी देर से अंदर आ रही थी, सब ठीक तो है ना? ये है प्रिया, जब देखो तब भूख लग रही है, भूख लग रही है। अरे अब मुझसे नहीं घुसा जाता रसोई में, पूरे 28 साल हो गए करते करते। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब आप अंदर जाकर आराम कीजिए, मैं दीदी के लिए कुछ बढ़िया सा बना देती हूँ। बताओ दीदी, आप क्या खाओगी? रीटा जी उठकर जाने लगती है, फिर पलट कर आती है। वैसे बहू, तुम जो भी बढ़िया बनाने वाली हो मेरे लिए भी बना लेना, क्योंकि भूख तो मुझे भी अब लगी आई है। रीटा जी के मुंह से ये बात सुनकर प्रिया और मिनी दोनों जोर से हंसने लगते हैं। ठीक है मम्मी जी, जरूर बना लूंगी। अब मिनी प्रिया के लिए बढ़िया से फ्राइड राइस बना देती है। वाकई में भाभी, आप ना बहुत होशियार हो। आपने सुबह के बचे चावल से कितने टेस्टी राइस बना दिए। लाओ, मम्मी को भी दे आती हूँ। प्रिया अपनी माँ के लिए लेकर जाती है। देखो भाभी ने क्या बनाया है। लाओ, मैं भी तो देखो जरा। रीटा जी चावल देखकर पहले तो मुंह बनाती है, लेकिन उसकी रंगत देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। वैसे मैं रात में चावल तो खाती नहीं, लेकिन लाओ, पापी पेट का सवाल है, खा ही लेती हूँ। नहीं मम्मी, अगर आपका मन नहीं है तो मत खाओ, मैं खा लेता हूँ। अरे नहीं खाऊंगी ना मैं। और देखते ही देखते रीटा जी पूरी प्लेट भरकर चावल चट कर जाती है। तभी प्रिया लौट कर आती है। माँ, मम्मी, आप तो ताई जी से कह रही थी, लेकिन आपकी स्पीड तो उनसे भी ज्यादा है। ऐ चुप कर, और ये प्लेट ले जाकर किचन में रख दे। ये सुनकर अनुज और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। अब अगली सुबह सब नाश्ते के लिए तैयार होकर टेबल पर मजमा लगाकर बैठते हैं। माँ, आज क्या है नाश्ते में? अरे अब भी माँ ही बताएगी क्या? आप तो बीवी वाले हो गए हो, फिर भी मम्मी मम्मी का राग अलाप रहे हो। चलो मिनी, तुम ही बता दो क्या बना है। मुझे समझ में नहीं आया क्या बनाना है, तो मैंने कुछ नहीं बनाया मम्मी जी। अरे इसमें समझने जैसे तो कोई बात ही नहीं थी बहू, कुछ भी बना लो बढ़िया सा जो तुमको आता हो। वैसे भी अनुज ने बड़े बड़े कसीदे गढ़े हैं तुम्हारी तारीफों में। मम्मी जी, मुझे तो नाश्ते में आलू के पराठे और गोभी के पराठे आते हैं। वाह बहू, इससे ज्यादा बढ़िया नाश्ता क्या ही होगा, वही बना लो। चलो तुम लोग बोलो क्या चाहिए नाश्ते में, आलू या गोभी के पराठे? अरे रीटा जी, आलू के ही बनवा लो आप तो बस। लेकिन मैं तो गोभी के खाऊंगी। मुझे दोनों तरह का एक एक चाहिए। हाँ, मुझे भी दोनों ही पसंद है। बहू एक काम करना, दोनों ही तरह के बना लेना। ठीक है मम्मी जी। अब बेचारी मिनी इतनी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर दोनों तरह के पराठे बना रही थी। जब तक बहू पराठे बना रही है तब तक तुम चाय ही बना लो। रीटा जी इतना सुनते ही कमर पकड़कर अपने कमरे में भाग जाती है। थोड़ी देर में मिनी सब रेडी करके टेबल पर लगाती है। आओ सब लोग फटाफट से, नाश्ता रेडी है। मिनी की आवाज सुनते ही रीटा जी भागती हुई कमरे में से आती है। बहुत अच्छा नाश्ता बनाया मिनी बेटा। भाभी सच में, है ना मम्मी? अरे मुझे क्या है, मुझे तो बस पेट भरने से मतलब है। अब स्वाद के लिए कौन जी रहा है, बस हल्का फुल्का कुछ मिल जाए अपना तो आत्मा तृप्त हो जाती है।
और देखते ही देखते रीटा जी एक के बाद एक पूरे 5 पराठे खाने के बाद डका लेती हैं। देख रहा है ना अनुज और प्रिया, मम्मी का हल्का खाना। सब पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। रीटा जी नाराज होकर चली जाती हैं। सुबह नाश्ता देर से होने के कारण मिनी को लगता है कि अब शायद कोई दोपहर का खाना इतनी जल्दी नहीं मांगेगा, लेकिन ये क्या, दोपहर के 2 बजते बजते घर में फिर से चिल्लम पोश चालू हो जाती है। रीटा अब तो तुम कुछ बना लो, मुझे ऐसे बहू से बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। वो अभी नई नई है इस घर में। हाँ, वो तो अभी नई नई आई है, पर तुम तो पुराने हो इस घर में, तुम जाकर क्यों नहीं बना लेते। उधर अनुज भी अपने कमरे में मिनी को कह रहा था, मिनी डार्लिंग यार, अब तो फिर भूख लगने लगी। ठीक है अभी बनाती हूँ। मिनी रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। रसोई की खटर पटर सुनकर रीटा जी के दिल को ऐसा सुकून आ रहा था जैसे कि आज कोई वो महारानी हो और दासी उनके लिए खाना बना रही हो। तभी मिनी कमरे में आती है। मम्मी जी। लेकिन रीटा जी तो जोर से आंखें बंद करके सो जाती है। सोचा था सब्जी उनसे कटवा लेती और कुछ नया बनाने का भी सीख लेती। पूरी जिंदगी निकल गई इन लोगों के लिए बनाते बनाते। अब तो मैं बस आराम करूंगी, आराम। आहा। इतना सोचते सोचते रीटा जी और थोड़े से पैर फैलाकर आराम से बिस्तर पर पसर जाती है और खर्राटे लेने लगती है। देखिए जरा इनको, ऐसा लग रहा है कि आज तक दुनिया में शादी सिर्फ इनके लाडले की हुई है। उससे पहले तो सब कंवारे ही मर रहे थे। थोड़ी देर में खाना टेबल पर लग जाता है और मिनी सबको आवाज लगाती है, लेकिन ये क्या, खाने में राजमा चावल? अब ये राजमा चावल तो मुझसे नहीं खाए जाएंगे रीटा जी। मेरे भी बस की नहीं है। रीटा जी बात अपने ऊपर आते देखकर पासा मिनी के ऊपर फेंक देती है। अरे बढ़िया तो है राजमा चावल, क्या बुराई है इसमें भला। ऐसे बहू कुछ और बना लेती हो तो वो भी बना लो। नहीं मम्मी जी, हमारे अमृतसर में तो यही सब ज्यादा चलता है। हाँ, बढ़िया है फिर तो। मम्मी जी, कोई भी ये खाना नहीं खा रहा, आप मुझे सिखा दो ना अपना वाला। अरे इसमें सिखाना क्या है, जैसे छोले राजमा बनते हैं वैसे दाल बनती है, और नहीं तो क्या। रीटा जी के ऐसे जवाबों से वो भी रोज सुबह शाम कढ़ी चावल, तो कभी राजमा चावल, तो कभी छोले चावल बना देती। नाश्ते में भी मेनू फिक्स था, आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा। अब ये सब खाते खाते सब बोर हो चुके थे, लेकिन रीटा जी की थकावट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन अनुज की नानी मिनी के पास कुछ दिन रहने के लिए आती है। कैसन बा अनुज? ठीक बा नानी, आप कैसन बा? हम तो एकदम चकाचक है। बहू कहाँ है? तभी मिनी नानी की आवाज सुनकर बाहर आती है और उनके पैर छूती है। तेरी सास कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही। वो मम्मी जी भी कमरे में आराम कर रही हैं। आराम कर रही है? ये कौन सा समय है भला आराम करने का? घड़ी देखो 11 बजा रही है, अभी सोकर नहीं उठी। नहीं नानी जी, सोकर तो उठ गई थी, लेकिन नाश्ता करने के बाद फिर से आराम करने चली गई। रीटा, अरे बाहर तो निकलो जरा, कहाँ हो? तभी रीटा जी की आंख खुलती है। अरे ये आवाज तो मेरी माँ की है। इस वक्त अचानक से रीटा जी बाहर निकल आती है। माँ, तुम यहाँ अचानक? अरे तुम कहो तो हम चले जाए, अगर तुम पर भारी पड़ रहे हो तो। अरे अब हम पर क्यों भारी पड़ोगी माँ, अब तो बहू भी आ गई है। अच्छा, अब तुम बहू वाली हो गई हो रीटा, हम तो भूल ही गए। चलो, बड़े जोरों की भूख लगी है, क्या बना है खाने में? रीटा जी मिनी की तरफ देखती है। क्या बन रहा है मिनी आज खाने में? जी आज कड़ी पकौड़ा और चावल है नानी माँ। ठीक है, जल्दी बनाना बहू, हम समय से खाना खाते हैं। जी बिल्कुल। थोड़ी देर में मिनी नानी माँ के लिए खाना बनाकर परोस देती है। खाना बहुत बढ़िया बना है मिनी बहू, लेकिन तेरी सास नहीं दिखाई दे रही कहीं। जी वो अपने रूम में होंगी। तो वो निकलती नहीं का? सारा काम पूरा दिन अकेले तुम ही करती हो। मिनी कुछ जवाब नहीं देती।
अब अगले दिन फिर से राजमा चावल, फिर एक दिन छोले चावल और उसके अगले दिन छोले कुलचे बना देती है। मुझे तो आत्मा तृप्त हो चुकी है, अब नहीं खा सकता मैं ये सब। मैं चला बाहर खाने। हाँ, मेरे लिए तो एक कप चाय बना दो मिनी, मैं बस सो जाऊंगा उसे पीकर। मैं अपने लिए मैगी बना लूंगी। अब अगले दिन फिर से जब खाना बनाने का समय आता है तो रीटा जी अपनी थकान मिटाने का बहाना लेकर अपने कमरे में घुस जाती हैं। चलो भाई, मैं तो चलिए आराम करने। अरे यहाँ बैठो बिटिया रानी, इतनी कितनी थकावट है तुम्हें कि खत्म ही नहीं हो रही। ना तुम्हारा पति खाना खा रहा है, ना तुम्हारे बच्चे। अब मुझसे बिना रोज ये खाना नहीं खाया जाएगा। अब जो बहू को आता है वो बना देती है, अब इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी? तो उसको सिखाना तेरा ही तो फर्ज है रीटा, उसकी मदद करना तेरा फर्ज है। उसको सब्जियां तो काट कर दे दे। और सुन, आज से घर में एक समय का खाना तू बनाएगी जिससे बहू भी सीख सके और उसे आराम भी मिल सके। अगर मेरे दामाद का फोन नहीं आता मेरे पास तो मुझे पता ही नहीं चलता आखिर चल क्या रहा है। अब जो आ गया माता जी। मिश्रा परिवार एक सीधा सादा परिवार था। ना कोई ज्यादा तामझाम, ना खाने पीने में ज्यादा नखरे। रमा सबके हिसाब से प्यार से खाना बनाती थी और सब शांति से खा लेते थे। रोज की तरह आज भी सुबह रमा सबके लिए नाश्ता बना रही थी। पराठा बनाते हुए रमा ने कुणाल को आवाज दी। कुणाल, नाश्ता बन गया है बेटा, आकर ले जा। मुझसे बार बार आकर थाली नहीं पकड़ाई जाती, अब घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी, मैं ले लेता हूँ, फिर मुझे कॉलेज भी निकलना है। क्या बनाया आज नाश्ते में? आलू की सूखी सब्जी और पराठे बनाए हैं। दही भी रखी है फ्रिज में, जिसे लेना है ले सकता है। ठीक है मम्मी, नाश्ते में और क्या चाहिए? मुझे बस एक पराठा दे दीजिए। अरे एक से क्या होगा बेटा? नहीं मम्मी, नाश्ते में ज्यादा खाने से ना मुझे कॉलेज में नींद आ जाएगी, बस एक पराठा काफी है। तभी आलोक भी तैयार होकर आता है। मम्मी जल्दी से नाश्ता दो, ऑफिस के लिए निकलना है। मुझे तो दही के साथ नाश्ता दे दो। 2 पराठे रख दिए तेरी थाली में और दही भी है साथ में। परफेक्ट। मम्मी रात की मिक्स वेज है क्या? हाँ बेटिया, वही फ्रिज में रखिए, थोड़ा गर्म करके दूं? हाँ मम्मी, थोड़ा गर्म कर दो बस, मैं तो उसी के साथ नाश्ता कर लूंगी। मुझे भी ना एक पराठे से ज्यादा मत देना। ठीक है बेटा। सुनिए जी, आपका नाश्ता भी लगा दूं क्या? तुम पहले बच्चों को नाश्ता करा दो, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस, उन्हें देर हो जाएगी। फिर मेरे लिए बस छाछ बना देना, मैं नाश्ते में बस छाछ पीऊंगा। सुबह सुबह तुम्हारे ऊपर भी काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना ही नाश्ता बनाती हूँ मैं, सब 1-2 पराठे से ज्यादा खाती ही नहीं। पर बस अब उम्र हो गई है तो थोड़ा जल्दी थक जाती हूँ। कम वक्त ये घुटनों के दर्द ने तो जान ही ले रखी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आलोक की शादी के बारे में सोचा जाए। एक बहू आ जाएगी घर में तो तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, और फिर आलोक की उम्र भी हो गई है शादी के लायक। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। अब आलोक की शादी कर ही देनी चाहिए। क्यों आलोक बेटा, क्या राय है तुम्हारी? मम्मी जैसे आप दोनों की मर्जी, आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। भैया कोई नजर में हो तो बता दो, शर्माओ मत। तो बिना कुणाल कुछ भी बोलता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी पापा मेरे लिए जिसे भी पसंद करेंगे वो मेरे लिए सही होगी। शाबाश बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, मेरे दोस्त के भाई की बेटी है। जैसा उसका रूप है वैसा ही उसका गुण भी है, बहुत संस्कारी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें और क्या चाहिए। लड़की ऐसी हो जो घर में छोटे बड़ों का सम्मान करे, घर में आए मेहमानों का आदर सत्कार करे और घर की जिम्मेदारियां उठा ले। हाँ मम्मी, भाभी तो ऐसी होनी चाहिए जो भाभी कम सहेली बन जाए। अरे सिया बिल्कुल वैसी लड़की है। मैं आज ही उनके घर वालों से बात करके उन्हें घर बुला लेता हूँ। अगर ये रिश्ता समझ में आता है तो बस जल्दी ही आलोक और सिया की शादी कर देंगे। अरे नेक काम में देरी कैसी, बुला लीजिए लड़की वालों को कल हमारे घर। फिर क्या था, हरिशंकर ने सिया के घर वालों से बात करके उन्हें घर बुला लिया। आलोक को सिया पसंद आ गई। घर वाले भी सिया से काफी इम्प्रेस थे। कुछ दिन बाद आलोक और सिया की शादी धूमधाम से हो गई और सिया दुल्हन बनकर आलोक के घर आ गई।
आज सिया का अपने ससुराल में पहला दिन था। वो तैयार होकर रसोई में गई। रसोई में रमा दूध गर्म कर रही थी। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, बता दीजिए क्या क्या बनाना है। सिया बेटा, पहले रोली चावल से गैस की पूजा करनी है और फिर सबसे पहले मीठा बनाना। जी मम्मी जी, मैं कर लूंगी। अब मीठे में क्या बना दूं? बेटा, मीठे में सूजी का हलवा और बाकी नाश्ते में पराठे और सूखी सब्जी बना लेना। ज्यादा पराठे मत बनाना, यहाँ कोई ज्यादा खाता नहीं है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है और मैं इतना सिंपल नाश्ता बनाऊं, कुछ अच्छा बना लेती हूँ, सबको खाकर अच्छा लगे। ठीक है बेटा, घर तेरा, रसोई तेरी, तेरा जो मन करे बना ले, हम सब खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ सोचकर अच्छा सा बना लूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। रमा रसोई से चली गई। अब सिया ने सबके लिए नाश्ते में छोले और भटूरे बनाए और मीठे में गाजर का हलवा बनाया। नाश्ता तैयार कर सिया ने टेबल पर लगा दिया। सभी लोग नाश्ता करने आ चुके थे। देखे तो आज बहू ने क्या बनाया है। आज मैंने आप सबके लिए छोले भटूरे बनाए हैं और मीठे में गाजर का हलवा बनाया है। अरे वाह भाभी, छोले भटूरे सुन के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जल्दी से मेरी प्लेट लगा दीजिए। आज का नाश्ता तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल नाश्ता है। मैं तो आज जमकर खाऊंगी। छोले तो वाकई लाजवाब बने हैं और भटूरे तो बिल्कुल फ्लफी है। मुझे और एक दो ना प्लीज सिया। हाँ हाँ लीजिए ना। बेटा, मुझे गाजर का हलवा और एक कटोरी और दे देना। अरे ये क्या, सारे भटूरे खत्म हो गए? ऐसे तो तुम सब बस एक पराठा या दो पराठा खाते हो और अब देखो 4-4 भटूरे खा लिए तुमने, फिर भी तुम्हारी भूख खत्म नहीं हुई। सिया बेटा, थोड़े भटूरे और बना ला बेटा, और उसके साथ ना थोड़ी हरी मिर्च भी तल कर ले आना। भटूरे के साथ हरी मिर्च अच्छी लगती है। अब सिया रसोई में गई और फिर से ढेर सारे भटूरे बनाकर ले आई और सबने सिया के खाने की तारीफ करते हुए सारे भटूरे चट कर दिए। सिया के लिए अब नाश्ते में सिर्फ एक भटूरा और थोड़े से छोले बचे थे। सबके जाने के बाद सिया ने नाश्ता किया। अपने खाने की इतनी तारीफ सुनकर सिया बड़ी खुश थी। अब सिया ऐसे ही कुछ कुछ नया बनाने लगी सबके लिए और उसके ससुराल वाले मजे लेकर खाते। अब वे स्वाद में पहले से ज्यादा ही खाना खाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन श्रेया दरवाजे से ही आवाज देते हुए घर आई। मम्मी पापा भैया भाभी जल्दी आइए, आप सबको एक गुड न्यूज देनी है। अरे श्रेया, ऐसा भी क्या हो गया जो तूने पूरा घर सर पर उठा लिया है? मम्मी, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगी तो आप भी खुश हो जाएंगी। एक मिनट, आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ कुणाल भैया, आज मेरा रिजल्ट आया है, मैंने पूरे इंदौर में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। चलिए बता, तुझे क्या चाहिए? तू जो बोलेगी मैं ला कर दूंगा। अरे श्रेया बेटा, तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आप लोगों से बहुत कुछ चाहिए, पर बाद में सोच कर बताऊंगी। अच्छा ठीक है, तू सोच कर बताती रहना, पर अभी चल इसी खुशी में रेस्टोरेंट चाइनीज खाकर आते हैं। तुझे चाइनीज बहुत पसंद है ना? हाँ भैया चलिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ सब चलिए, आज रेस्टोरेंट जाकर चाइनीज खाते हैं और पार्टी करते हैं। अरे पर इसके लिए रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? मैं आपको घर पर ही चाइनीज बनाकर खिलाती हूँ ना। मैं ऐसा चाइनीज खाना बनाऊं कि रेस्टोरेंट भी फेल हो जाए। आप सब बातें करो, मैं बना कर लाती हूँ। अरे बेटा, फिर तो मजा ही आ जाएगा। घर पर रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलने लगे तो रेस्टोरेंट भला कौन ही जाएगा। तू जा, आराम से बना, हम सब यहीं बैठे हैं। अब सिया रसोई में गई और उसने सबके लिए एकदम चटाकेदार चाइनीज डिशेस बनाई और सबको सर्व किया। सबको सिया के हाथों का चाइनीज बहुत अच्छा लगा। भाभी, आपके सामने तो रेस्टोरेंट भी फेल है, कितना अच्छा खाना बनाती हैं आप। सच्ची भाभी, ऐसा मंचाओ सूप मैंने पहले कभी नहीं चखा, और ये नूडल्स के तो क्या ही कहना। भाभी, आज से रेस्टोरेंट जाना बंद। अब तो जो खाना होगा हम आप ही को कह देंगे। और घर में तो हम जितना मर्जी उतना खा सकते हैं। सिया, नूडल्स और ले आओ ना। आलोक की बात सुनकर सिया हैरान रह गई। उसने मन ही मन कहा, अरे इतने नूडल्स खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। 3-3 कटोरी तो ये लोग मंचाओ सूप पी चुके हैं। आखिर कितना बनाऊं मैं? इनका पेट है कि कुआं। क्या हुआ सिया, खड़ी क्यों? लेकर आओ ना नूडल्स। वो आलोक जी, मैंने बस इतने ही नूडल्स बनाए थे, नूडल्स तो खत्म हो गए। अरे तो बेटा और बना कर ले आ,
हम सब यहीं खाने के टेबल पर इंतजार कर लेंगे। जा जल्दी से बना कर ला। हाँ। अब सिया रसोई में गई। उसने फिर से नूडल्स बनाए। सिया की रसोई अब भुक्खड़ों की रसोई बन चुकी थी। अब घर वाले हमेशा कुछ न कुछ सिया से फरमाइश करते रहते थे और सिया बनाते बनाते थक जाती, पर इनका पेट ही नहीं भरता था। कभी कभी तो ये बनते बनते ही आधा खा जाते थे। ऐसे ही एक दिन हरिशंकर ने सिया से कहा, सिया बेटा, बहुत दिन हो गए पाव भाजी नहीं खाई। अब तेरे हाथ की पाव भाजी खाने के बाद बाजार की पाव भाजी अच्छी नहीं लगती। हाँ बेटा, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सबकी छुट्टी भी है, तो एक काम कर, आज पाव भाजी बना ले। मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोगों ने टिक्की और समोसे खाए हैं और अभी पाव भाजी के लिए बोल रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, छुट्टी वाले दिन खाते पीते रहना चाहिए। तो जब तक बनाएगी तब तक टिक्की समोसे हजम भी हो जाएंगे। जाकर पाव भाजी बना ले। हाँ बेटा। सिया अब अपने भुक्खड़ ससुराल वालों से परेशान हो चुकी थी, पर वो बेचारी करती भी क्या, ये आदत तो उसने खुद ही लगाई थी। रसोई में गई और पाव भाजी बनाने लगी। भाजी की खुशबू से पूरा घर महक उठा। तभी आलोक रसोई में आया और उसने सिया से कहा, सिया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में आ रही है पाव भाजी की खुशबू। मैं तो इस खुशबू के पीछे पीछे खिंचा चला आया। बस थोड़ा सब्र रखिए, बनी जाएगी, फिर मैं लाती हूँ टेबल पर, साथ में बैठकर खाइएगा। अरे सिया, टेबल पर सबके साथ बैठकर तो खाते रहेंगे। तुम मुझे थोड़ी सी भाजी अभी टेस्ट करने के लिए दे दो ना, मैं तुम्हें टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी बनी है। कोई जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है, भाजी अच्छी बनी है, नमक भी ठीक है। आप अभी हाथ मत लगाइएगा, बाहर टेबल पर लाऊंगी ना तब सबके साथ बैठकर खा लेना। अरे क्या यार सिया, अपने पति को किसी चीज के लिए मना किया जाता है क्या? पति को खुश रखना पत्नी का धर्म होता है। अब ना ज्यादा डायलॉगबाजी करने की जरूरत नहीं है, मुझे सारे धर्म पता है, मुझे मत सिखाइए। अच्छा, थोड़ी सी चखा दो, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं और मेरी बकबक से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, देती हूँ, ये लीजिए आपकी भाजी। अब जाइए यहाँ से और मुझे काम करने दीजिए। आलोक भाजी लेकर चला गया। तभी रमा की आवाज आई, बेटा पहले मुझे थोड़ी सी भाजी चखा दे, इस खुशबू से तो मुंह में पानी आ रहा है। अब सिया ने रमा को भी भाजी चखाई। ऐसी ही भाजी बनने से पहले ही आधा परिवार भाजी खा चुका था। फिर सब टेबल पर आए। सिया ने सबको पाव भाजी खाने को दी। सबने जमकर पाव भाजी खाई। अब सिया बनाते बनाते पूरी तरह थक चुकी थी। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। तभी उसकी सहेली गुंजन का फोन आया। हेलो सिया, कैसी है? मैं ठीक हूँ गुंजन, तू बता, तू कैसी है? अरे यार, शादी के बाद तो तू जैसे गायब ही होगी, ना फोन करती है ना ही कभी मिलती है। मैं तो अंकल आंटी के पास भी गई थी, उन्होंने कहा तू आजकल वहां भी नहीं आती। अरे गुंजन, अब क्या ही बताऊं तुझे, मेरा सारा दिन रसोई में निकल जाता है, वक्त ही नहीं मिलता किसी से बात करूं, मिलूं। ऐसा भी क्या बनाती रहती है तू सारा दिन रसोई में? अरे दाल चावल रोटी सब्जी तो बनाती होगी, इसमें कितनी देर लगती है? और फिर कभी तो मायके जाना चाहिए ना। नहीं यार, जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो मुझे शौक था सबको नई नई डिशेस बनाकर खिलाने का, पर अब तो मेरे गले की हड्डी बन चुकी है ये भुक्कड़ों की रसोई। रोज रोज नई नई फरमाइशें होती है इनकी, मैं बनाती रहती हूँ पर इनका पेट ही नहीं भरता। अरे इसीलिए ये लोग तुझे मायके भी नहीं जाने देते होंगे। यही बात है। कहते हैं तुम्हारे चले जाने से हमें इतना टेस्टी खाना बनाकर कौन खिलाएगा। बेटा, तूने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अब इसका हल भी तुझे ही निकालना पड़ेगा। चल अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे मार्केट जाना है, कभी मायके आएगी तो मिलना जरूर। ठीक है, बाय। सिया ने फोन रख दिया और चुपचाप सो गई। अगले दिन सभी हॉल में साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी रमा ने कहा, अरे शगुन से मिले बहुत दिन हो गए, बच्चों की छुट्टी नहीं होती इसलिए उसका आना भी नहीं हो पाता। वो भी हमें बड़ा याद करती है। अरे बार बार कहती है एक बार आप सब लोग मेरे घर आइए, इसी बहाने हमारा नया घर भी देख लेंगे और मिलना भी हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। मैं तो कहती हूँ आज ही चलते हैं हम शगुन के घर दोपहर के खाने पर। हाँ मम्मी ठीक है, मैं शगुन दीदी के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेती हूँ। ये सही रहेगा, कितने दिन हो गए शगुन दीदी को देखे। श्रेया, बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी ले लेना। हाँ, मैं तो शगुन दीदी से शादी पर ही मिली थी,
अच्छा है इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलो सब जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, 1 घंटे में हमें यहाँ से निकलना होगा। रमा के कहने पर सभी जल्दी जल्दी तैयार हो गए, फिर शगुन के घर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर में वे लोग शगुन के घर पहुंच गए। अरे मम्मी पापा, आप लोगों ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। मैं भी आप लोगों को ही याद कर रही थी। हाँ बेटा, अचानक ही प्लान बना लिया, तुमसे मिले भी तो अरसा हो गया था। आलोक भैया और भाभी भी। भाभी, अब आपसे शादी के बाद अच्छे से मिलना हो रहा है। हाँ दीदी, मैं भी ना बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। कुणाल और श्रेया गिफ्ट और चॉकलेट्स निकालते हैं। दीदी ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट और बच्चों के लिए चॉकलेट्स। अरे वाह, तुम लोग भी कितने प्यारे हो, पर इतना सब लाने की क्या जरूरत थी। चलो सब अंदर आओ, मम्मी जी अंदर है, मिलवाती हूँ। शगुन सभी को अंदर ले गई, जहाँ पुष्पा सोफे पर बैठी थी। नमस्ते जी, आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर। शगुन आप सबको बहुत याद करती है। नमस्ते बहन जी, हमें भी बहुत खुशी हुई। कैसी तबीयत है आपकी? अब क्या बताऊं, इस बुढ़ापे में कुछ न कुछ लगा रहता है, पर आपकी बेटी मेरी बड़ी सेवा करती है। बहन जी, अब कभी आप हमारे घर पधारिए, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। जरूर जरूर। चलिए पहले आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लग चुका है। टेबल पर खाना सजा हुआ था, दाल चावल भिंडी की सब्जी और रोटियां, साथ में अचार और पापड़ भी थे। खाना बहुत ही सिंपल था। हाथ मुंह धोकर सभी खाने के टेबल पर आ चुके थे। शगुन ने सबको खाना सर्व किया। खाना तो बहुत टेस्टी है बहन जी, दाल बहुत अच्छी बनी है। ये सब आपकी बेटी ने ही बनाया है। हम सब सिंपल खाना खाना ही पसंद करते हैं, तो बस वही बनाया है। दीदी के हाथ की भिंडी तो कमाल है। कुणाल, पर तूने तो सिर्फ एक ही रोटी ली है। भिंडी अच्छी बनी है तो एक रोटी और ले ले। नहीं दीदी, एक रोटी काफी है, 1 चम्मच चावल भी तो लिया है। बस बहन जी, मेरा पेट भी भर गया। खाना वाकई बहुत लाजवाब था। आलोक ने भी सिर्फ 2 रोटियां ही खाई। सिया सबकी तरफ देखती है। सब शांति से सीमित मात्रा में खाना खाकर उठ रहे हैं। अब वो अपने मन में सोचती है, ये वही लोग हैं, यही मम्मी जी, पापा जी, कुणाल, आलोक, यहाँ सब 2 रोटी खाकर चुपचाप उठ रहे हैं। जब मैं बनाती हूँ 5-5 रोटियां, 3-3 सब्जियां एक एक प्लेट में ऐसे भरते हैं जैसे भूखे आकाश से आए हो। हर आधे घंटे में कोई बोलता है भाभी कुछ मीठा बना दो, छोले बना दो, कुछ क्रिस्पी खिला दो। मैं बनाते बनाते थक जाती हूँ, तब भी किसी का पेट नहीं भरता। सब खाना खाकर उठ चुके थे। सिया चुपचाप बैठकर बस इसी सोच में गुम थी। तभी पुष्पा ने सिया से कहा, क्या बात है बेटा, किस सोच में गुम हो? तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या, या फिर किसी ने कुछ कह दिया कि तुमसे? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैं कुछ और ही सोच रही थी अपने घर को लेकर। बेटा तुम चाहो तो मुझसे कह सकती हो, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल आए। माँ जी, अब मैं क्या ही बताऊं आपको। घर पर मेरे ससुराल वाले भुक्कड़ों की तरह खाना खाते हैं। हर कोई 5-6 रोटी खा ही लेता है। रोज रोज नई नई फरमाइश, हर आधे 1 घंटे में इन्हें कोई नई डिश चाहिए होती है। मैं तो बना बना कर थक जाती हूँ। पर यहाँ देखिए, इन्होंने कितने हिसाब से खाना खाया है। सिर्फ 2 रोटी खाकर सबका पेट भर गया। ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा बेटा, ये बताओ, क्या तुम्हारे आने से पहले भी ये सब ऐसा ही करते थे? क्या ये सब ऐसे ही नए नए आइटम खाया करते थे? पहले तो मैंने देखा नहीं, पर आलोक बता रहे थे घर पर सिंपल खाना ही बनता था और सब वही बड़े चाव से खा लेते थे। बस बेटा, ये आदत तुमने डाल दी इन्हें। तुम जितने आइटम बनाओगी ये उतने ही चटोरे होते जाएंगे। भूख भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि चटपटा खाना बार बार खाने का मन करता है। इससे उनकी हेल्थ खराब होगी। तो आज मैं क्या करूं? बेटा अब तुम घर जाओ तो एकदम सिंपल खाना बनाना, दाल चावल रोटी, जो सबके हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और हाँ, बाजार में ऋतु की 10-12 सब्जियां ही मिलती है, बस उसे ही घुमा फिरा कर बनाते रहना। हर घर में बस यही होना चाहिए, जिसे चटपटा खाना हो वो कभी कभार बाजार जाकर खाए, तो इससे वो सब कम खाएंगे, फिर उनकी हेल्थ भी सही रहेगी और तुम्हारा काम भी आसान होगा। हाँ माँ जी, अब मैं समझी। अब आगे से मैं भी बस यही साधारण खाना बनाऊंगी।
अब सिया घर जाकर दाल चावल रोटी सब्जी ही बनाती थी और सबको वही खाना पड़ता था। अब घर के लोग सुधर चुके थे। देख देख तू नेहा, तेरे कारण इस मोहल्ले में हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। 25 साल से रह रहे यहाँ, वो भी इज्जत के साथ। लेकिन माँ अब नहीं रह सकते ना। अरे भाभी के पापा ने तो हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या हो गया माँ जी? क्या किया मेरे पापा ने? क्या किया? अरे साफ साफ कहा था नहीं चाहिए दहेज, फिर क्यों लेकर आए ट्रक भर के ये सारा सामान? नेहा हैरान रह जाती है कि आज तक तो सिर्फ दहेज क्यों नहीं दिया के ताने लड़कियां ससुराल में खाती आई है, लेकिन ये क्या, उसे तो दहेज क्यों दिया इसके लिए ताने सुनने पड़ रहे। रोहन थके कदमों से घर में दाखिल हुआ, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। रोहन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो ऑफिस का टाइम है। हाँ आ गया, तुम्हारे पापा की वजह से अब ऑफिस में भी इज्जत नहीं बची। क्या हुआ बेटा, बता तो सही। क्या बताऊं माँ, आज सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सब लोग नई कार देखकर तालियां बजाने लगे। तो इसमें बुरा क्या है भैया? अरे बुरा ये है कि मैनेजर साहब ने सबके सामने बोला, अरे वाह रोहन, दहेज में क्या क्या मिला बताओ, कार, फ्रिज, एलईडी। अपनी कमाई से तो साइकिल भी नहीं खरीद पाते थे ना। फिर मैंने कुछ नहीं कहा था पापा को। अरे पर तुम्हारे पापा ने तो कर दिया ना कमाल। मैंने साफ मना किया था, अब पूरे ऑफिस में मजाक बन गया हूँ। दहेज खोर रोहन, ये नाम मिल गया है मुझे। देख लिया तूने नेहा, तेरी वजह से मेरे बेटे की नौकरी भी खतरे में आ गई। रोहन निराश होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नेहा वहीं खड़ी सिसकने लगी। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। नेहा दरवाजे पर गई तो देखा पड़ोस की शर्मा आंटी रो रही थी। अरे बहन जल्दी आओ, मेरे पति को कुछ हो गया, सीने में दर्द हो रहा है। रोहन जल्दी बाहर आओ, शर्मा अंकल को कुछ हो गया है। क्या हुआ आंटी? बेटा प्लीज मुझे अस्पताल छोड़ दो, ऑटो नहीं मिल रहा, तुम्हारी कार है ना? हाँ आंटी, चलिए मैं चाबी लेकर आता हूँ। रोहन ने झटपट कार निकाली और शर्मा अंकल को सहारा देकर बिठाया। तेजी से अस्पताल की तरफ निकल गया। आधे घंटे बाद घर के बाहर कुछ पड़ोसन औरतें जमा हो गई थी। अरे भाभी जी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, शर्मा जी को वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया। हाँ बहन, भगवान का शुक्र है। अरे वाह, लेकिन ये कार तो दहेज में मिली है ना? बड़ा दिखावा करते हो तुम लोग। पहले साफ कहा था नहीं चाहिए दहेज, फिर ट्रक भरकर सामान ले आए। हाँ, हमने भी देखा था शादी वाले दिन कितना सामान आया था, और अब बेचारी बहू को ताने देते हो। अरे नहीं बहन, वो तो। अरे छोड़ो भाभी, आज तो तुम्हारे बेटे की दहेज वाली कार ही काम आई ना, वरना शर्मा जी का क्या होता। सही कहा, दहेज बुरा है पर जरूरत के वक्त यही काम आता है। सास चुपचाप अंदर चली गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। शाम को सास किचन में नेहा के पास आई। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सुन नेहा, आज से तू इस घर में रहना चाहती है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। जी माँ जी, कोई गलती हो गई क्या? गलती? अरे तेरी पूरी जिंदगी ही गलती है। आज पड़ोसनों ने क्या क्या सुनाया मुझे। तुम्हारे बेटे ने दहेज लिया, दिखावा करते हो, 25 साल की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। लेकिन माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा था पापा को। चुप, बिल्कुल चुप। अब रोज ये ताने सुनने पड़ेंगे मुझे, तो क्यों ना सुनाऊं मैं तुझे ही, तू ही जिम्मेदार है सबके लिए। बिल्कुल सही कहा माँ, दहेज की मांगी वाली बहू अब रोज काम करेगी घर में, सुबह 5 बजे उठना, रात को 12 बजे तक। हाँ, और अब से तो बाहर नहीं निकलेगी, ना मायके जाएगी, क्योंकि तेरी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है, समझी? नेहा सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अगले दिन दोपहर को रोहन की बुआ घर आई, साथ में एक लड़के की फोटो लेकर। अरे भाभी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या बात है जीजी, बैठो ना। अरे प्रिया बेटा इधर आ, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, देख फोटो। बुआ ये क्या कर रही हो? अरे लड़का इंजीनियर है, विदेश में नौकरी करता है, महीने के 50,000 कमाता है। वाह जीजी, ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़के वाले क्या कह रहे हैं? वो ना बस थोड़ा सा दहेज मांग रहे हैं।
कितना? बस 5 लाख नकद, एक गाड़ी, फ्रिज, एसी, एलईडी और थोड़े गहने। क्या पागल हो गई हो क्या जीजी? इतना कहाँ से लाएंगे हम? अरे वाह भाभी, जब नेहा के घर से ट्रक भरकर सामान आया था तब तो तुमने खुशी खुशी ले लिया। अब अपनी बेटी के लिए देना पड़ रहा है तो नखरे दिखा रही हो। लेकिन बुआ वो तो क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका। खुद ने दहेज लिया वो अच्छा और दूसरों को देना बुरा। वाह रे वाह। नहीं जीजी, बात ऐसी नहीं है। हमने तो साफ मना किया था, नेहा के पापा ही जबरदस्ती ले आए। जबरदस्ती? और तुम लोगों ने मुंह बंद करके देख लिया, कार चलाई, टीवी देखा, एसी में बैठे। लेकिन अब जब खुद की बारी आई तो धर्म याद आ गया। छोड़ो भाभी, वो दहेज लेने में शर्म नहीं आई, अब देने में आ रही है। अब समझ में आया ना बेचारी नेहा को क्यों ताने देते रहते हो। अपनी औकात दिख गई ना। चलो मैं चलती हूँ, किसी और का रिश्ता देखती हूँ। बुआ गुस्से में घर से निकल गई। सास और ननद शर्मिंदा होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगी। बुआ के जाते ही सास का गुस्सा फट। वो तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। नेहा, ओ नेहा, इधर आ बाहर। जी माँ जी। तेरी वजह से आज इनकी बहन ने मुझे क्या क्या सुना दिया। तूने मेरी इज्जत उतार दी। हाँ भाभी, आपके पापा को क्या जरूरत थी इतना सामान भेजने की? अब हमारे घर वालों को चोर बोल रहे लोग। दहेज की भूखी, तेरी वजह से ना मेरी बेटी की शादी भी नहीं होगी। सब कहेंगे ये लोग दहेज लेते हैं। अब कौन रिश्ता देगा हमें? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो पापा को मना भी किया था। चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक शब्द भी बोला ना तो तेरे मायके वालों को फोन करके बुलाऊंगी और सबके सामने बेइज्जत करूंगी। माँ सही कह रही है। अब रोज काम करो चुपचाप। और हाँ, मुझे चाय बना कर दो जल्दी से। नेहा सिसकते हुए वापस किचन में चली गई। सास गुस्से में हॉल में बैठ गई। शाम को ननद नई स्मार्ट वॉशिंग मशीन चलाने की कोशिश कर रही थी। ये क्या भला है, कोई बटन ही नहीं दिख रहा। टच स्क्रीन लगी है इसमें। अरे दे मुझे, मैं चलाती हूँ। नेहा, नेहा इधर आ। जी माँ जी। ये मशीन चला, समझ में नहीं आ रहा कैसे चलती है। माँ जी, इसमें पहले ना कपड़े के टाइप को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर तापमान और फिर स्टार्ट, और फिर मशीन चालू होगी। देखा माँ, सिर्फ भाभी ही चला पाती है। जानबूझकर ऐसा सामान भेजा है जो हम चला ही ना पाए। थोड़ी देर बाद, ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा है, मैं न्यूज लगाना चाहता हूँ। नेहा, ये टीवी लगा दे। ओके गूगल, न्यूज चैनल चलाओ। पर टीवी चालू हो जाता है। क्या भला है ये, बोलने से चलता है, हमें तो पता ही नहीं है। अगली सुबह, ये अवन कैसे चालू होता है? कोई बटन ही नहीं है इसमें। भाभी आओ जरा। देखो, इसे ना फोन से चलाना पड़ता है, पहले ऐप डाउनलोड करो। तेरे बाप ने ना जानबूझकर ऐसा सामान दिया है जो सिर्फ तू ही चला सके, ताकि हम तुझसे काम करवाए। चालाक हो तुम लोग। हाँ माँ, भाभी के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता इस घर में। ये सब ना साजिश है। नहीं माँ जी, मैं सिखा दूंगी आप सबको। अरे चुप, तू सिखाएगी हमें? बढ़िया आई टेक्नोलॉजी वाली। जा जाकर काम कर अपना। नेहा चुपचाप वापस किचन में चली गई। रविवार को रोहन के मामा अपनी पत्नी और बेटे अमन के साथ घर आए। अरे बहन, कहाँ हो? देखो कौन आया है। अरे भैया, आइए आइए। कब आए आप लोग? अभी अभी। अरे ये तो बड़ी शानदार कार खड़ी है बाहर, किसकी है? वो रोहन की है। अरे वाह रोहन भैया, कब खरीदी? मैंने तो सुना था आप साइकिल से ऑफिस जाते थे। हाँ, वो दहेज में मिली है। ओहो, दहेज में? अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अरे भाभी, कितना सामान आया होगा शादी में? बस थोड़ा बहुत। अरे ये तो स्मार्ट टीवी है 55 इंच का, और ये एसी, और ये तो लेटेस्ट माइक्रोवेव है। वाह भैया, पूरा घर ही बदल गया। अरे रोहन बेटा, बड़े भाग्यशाली हो तुम। मेरे अमन को तो शादी में बस 50,000 मिले थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। हाँ पापा, मैं तो अपनी मेहनत की कमाई से सब खरीदता हूँ।
महीने के 80,000 कमाता हूँ, खुद की गाड़ी ली, खुद का फ्लैट लिया। देखा बहन, मेरा बेटा कितना काबिल है, सब कुछ अपनी कमाई से, दहेज पर निर्भर नहीं रहता। मामा जी मैं भी कमाता हूँ, मेरी सैलरी 45,000 है। 45? रमन तो 80 कमाता है, और वो भी अपने दम पर। तुम्हें तो दहेज की गाड़ी चाहिए, दहेज का टीवी चाहिए, दहेज का सब कुछ चाहिए। पापा सही कह रहे भैया, मैंने तो अपनी बीवी से साफ कह दिया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भी मैं गर्व से कह सकता हूँ, मेरे घर का हर सामान मेरी कमाई से खरीदा है। अरे बहू, तुम्हारे पापा ने तो बड़ी मेहरबानी कर दी, वरना तुम्हारे पति की तो औकात ही नहीं थी इतना सामान खरीदने की। सास चुपचाप बैठी रही, शर्मिंदा। अरे बहन, मैं तो यही कहूंगा, जो दहेज लेता है ना, वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाता, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। रोहन गुस्से में अपने कमरे में चला गया। नेहा रसोई में खड़ी सब सुन रही थी और चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। महीने के आखिर में रोहन बिजली का बिल देखकर चौंक गया। माँ, ये बिल देखो, 6,500 रुपए। पहले तो सिर्फ 1,200 आता था। ए भगवान, इतना? ये तो बहुत ज्यादा है। माँ, ये सब नेहा भाभी की वजह से। पूरा दिन एसी चलाती है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सब कुछ इलेक्ट्रिक है। देख, तेरे सामान की वजह से बिजली का बिल 6 गुना हो गया। अब बता कौन भरेगा ये? माँ जी, मैं तो बस जरूरत भर ही चलाती हूँ। जरूरत? पूरा दिन एसी, टीवी, फ्रिज सब चलता रहता है। मेरी तनख्वाह तो बिल भरने में ही खत्म हो जाएगी। अगले दिन शाम को। माँ, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, 3,000 रुपए का भरवाना पड़ा। पिछले हफ्ते ही तो भरवाया था। क्या? इतनी जल्दी? साइकिल में तो कुछ खर्चा ही नहीं था। भैया, अब तो महीने का 8-9 हजार तो सिर्फ पेट्रोल में चला जाएगा। हाँ, और गाड़ी का इंश्योरेंस भी आने वाला है, 15,000, फिर सर्विसिंग 10,000। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? वही तो, पहले 45,000 में आराम से चल जाता था, अब तो 50,000 भी कम पड़ रहे हैं। अरे इतनी सब्जी ली है तो साथ में हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक तो फ्री में लेकर ही रहूंगी। इतनी सब्जी? अरे माँ जी, आपने केवल 50 ग्राम पुदीना लिया है मुझसे, उसमें आप इतनी सारी फ्री की सब्जियां मांग रही है मुझसे। सीता, तेरी कंजूसी अभी तक नहीं गई। कितने साल हो गए तुझे इस मोहल्ले में आए हुए, लेकिन स्वभाव तेरा अभी भी वैसा का वैसा ही है। अरे पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते जो मैं ऐसे ही बहा दूं। अरे मेरा बेटा मेहनत करके कमाता है। हाँ, तो सब मेहनत करके ही कमाते पैसे। किसी के घर में भी पेड़ नहीं है, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए होते हैं। कभी तो खर्च कर लिया कर। अब तो ली तो है ना सब्जी, ये रही 50 ग्राम पुदीना। एक काम करिए माँ जी, आप ये रख लीजिए, मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे जाने दीजिए। अरे सुन तो सही, कहाँ जा रहा है? आज के बाद इस मोहल्ले में ही नहीं आऊंगा कभी। ले, वो भी तुझसे डर के भाग गया। मुझे तो डर है कि तेरी बहू भी कहीं ऐसे ही डर के भाग ना जाए। मैंने ऐसी बहू पसंद ही नहीं की, आजकल की लड़कियों की तरह जिन्हें बस पैसे उड़ाना आता हो। मैंने तो एक मिडिल क्लास घर की सीधी सादी सी लड़की पसंद की है अपना विजय के लिए, जो इस घर को किफायत से चलाएगी। बिल्कुल जिस तरह की किफायत तेरे घर की है ना, उस हिसाब से तेरी काम वाली को भी लोग तुझसे ज्यादा मालदार समझते हैं सीता। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मैं तो बस सच कह रही हूँ, और बाकी की कहानी तो तेरी बहू आकर सुनाएगी। क्या हुआ, आपको भी सीता को देखकर आपकी सास की याद आ रही है क्या? सच कहूँ तो मुझे भी आ गई। पता नहीं पहले की सासों को किफायत से क्या इतना प्यार है कि उन्हें सांस लेने भी हवा को बर्बाद करने समान लगने लगता है। ये क्या कर रही हो सीता तुम? अरे कुछ नहीं, मेहमानों के लिए मिठाइयाँ अलग अलग कर रही हूँ। अलग अलग कर रही हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है? घर में बेटे की शादी है तो सबको मिठाई देंगे ना। आपको क्या लगता है मैं मेरे बेटे के पैसे यूं ही बर्बाद कर दूंगी क्या? जो लोग 100 का शगुन देंगे उनके लिए सोन पपड़ी रखी है मैंने, जो 500 का उनके लिए हलवा, और जो 1100 देंगे उनके लिए बर्फी, और जो लोग 2100 देंगे उनके लिए काजू कतली रखी है। हे भगवान, अब पहले तुम सबके लिफाफे चेक करोगी, उसके बाद मिठाइयाँ दोगी, ऐसा अच्छा लगता है क्या?
हमारे छोटे बेटे की शादी है, उसमें तो कम से कम दिल खोल कर खर्चा करो। आप नहीं समझते कुछ। मेरा बेटा एक ही कमाने वाला है, उसमें भी हम इतना खर्च कर दे? नहीं नहीं नहीं, जैसा जैसा शगुन वैसे वैसे मिठाई। माँ सही कह रही है पापा। और वैसे भी विजय के होने वाले ससुराल भी कुछ खास अमीर तो है नहीं, इसलिए हम सबको ऐसे ही शगुन के हिसाब से ही मिठाई देनी चाहिए। तुम दोनों माँ बेटी का कुछ नहीं हो सकता सच में। मुझे तो उस आने वाली बहू पर तरस आ रहा है, कैसे निभाएगी रिश्ता तुम दोनों के साथ। अरे पापा, पैसे बचाना कोई बुरी बात नहीं होती, हम भी तो ये सब उसी के पति के लिए कर रहे हैं ना। तुमसे बहस करना मेरे बस का नहीं है, जो करना है करो। सिर्फ सीता ही नहीं, लेकिन उसकी बेटी आरती भी उसी की तरह कंजूसी से भरी हुई थी। अब जरा सोचिए कि जब सास और ननद ऐसी हो तो बेचारी भाभी बहू का तो क्या हाल होने वाला था शादी के बाद। अब चावल कलश गिरा कर अंदर आ जाओ रजनी। जी, लेकिन इसमें तो बस कुछ ही दाने हैं चावल के, पूरा कलश होता है ना भरा हुआ। अरे बेटा, यहाँ तो बस रस्म निभानी है, उसके बाद ये चावल खराब हो जाते हैं, इसलिए 4-5 दाने ही रखे हैं मैंने कलश में। तुम इसे को गिरा कर अंदर आ जाओ। फिर ये भी क्यों करना, ये भी खुद ही खा लेती। जी जी, आप भी ना। अरे क्या जी आप भी ना, नई बहू घर में आई है, उसकी गृह प्रवेश में भी माँ बेटी कंजूसी कर रही हो। बुआ जी, आजकल चावल कितने महंगे हैं। रजनी, तुम किसी की मत सुनो, ये कलश गिराओ और आ जाओ। अब दुल्हा दुल्हन का कमरा फूलों से सजाया है कि उसमें भी फूल कम पड़ गए थे। अरे बुआ जी, मैं इतनी गई गुजरी थोड़ी ना हूँ, मैंने इन दोनों का कमरा अच्छे से सजा दिया है। हाँ जी जी, आप जितना हमें कंजूस समझ रही हैं ना, हम उतने हैं नहीं। अरे रजनी बहू, विजय, तुम दोनों की वरमाला कहाँ गई? वो तो आरती दीदी ले गई थी वरमाला के बाद। कहाँ है वरमाला दीदी? अरे वो मैंने, अच्छा अब मैं समझी। ये देखो, वरमाला के फूल निकाल कर इसने कमरा सजाया है। बोलो, कहीं देखे हैं ऐसे प्राणी तुमने? राम 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 राम। दीदी आपको दिए थे ना पैसे कमरे को सजाने के लिए। अरे आजकल फूल कितने महंगे आते, और वैसे भी वरमाला का आप क्या करते, इसलिए मैंने उसमें ही कमरा सजा दिया। बहू का पहला दिन है इस घर में, तुम दोनों माँ बेटी ने अपनी अपनी फितरत दिखा दी है। बोलो। अरे रजनी बहू, तुझे जी की बात पर ध्यान मत दे। देख बेटा, विजय इस घर में एक ही कमाने वाला है, हम बस उसके पैसे बर्बाद ना हो इसलिए ये सब कर रहे हैं।